हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नाजुक स्वागत करते हैं आप सभी का बिहार योद्धा इसके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरा जनवरी ख़त्म हो चुका है, तो अभी पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स का एक लगातार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। तो प्लीज़ एक बार अपने स्तर से सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का सभी एग्जाम्स में एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। चाहे आप बिहार दरोगा लीजिए या बीएसएससी का एग्जाम्स लो, बिहार सचिवालय ये जो सीजीएल की भी वैकेंसीज आने वाली है, या फिर एसएससी रेलवे, उन तमाम वनडे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा रोल है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ यह सब्जेक्ट्स, तो आपको इजी बनाने के लिए पूरे करंट अफेयर्स का जो है एक पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे। तो प्लीज़ अपने स्तर से थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी सेशन होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो ध्यान में रखना है कि आपको पता होगा कि लगा दो आग पानी में जवानियों से कहते हैं, सिलेक्शन ले लो मुट्ठी में कहानियों से कहते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स पूरे जनवरी का ये पूरा रिवीजन सीरीज है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस करके हम आपको बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी गर्व का ये पल रहा, आइए डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए कि क्या है कि स्पेडेक्स मिशन 2024 के बारे में विचार करें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दी गई है। यहां पे देखो, कंसीडर द स्पेडेक्स मिशन 2024। स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस मिशन में 3 सैटेलाइट को एक रॉकेट के सहायता से लॉन्च किया जाएगा। अर्थात कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करिएगा तो उसमें रॉकेट तो यूज होगा। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है कि केवल 1 और 1 2, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो आप देखें। अब यहाँ पे आइए, अब चीज़ें को हम लोग जो है क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखो कि क्या है, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आना है कि स्पेडेक्स मिशन 2024 के बारे में क्या करना है, तो जो है देखना। तो यहाँ पे देखिए स्पेडेक्स मिशन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसरो के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया था। मेरे दोस्त ध्यान में रखना कि एक जो है हम इसरो के बारे में आपसे बात करते हैं। किसके बारे में? इसरो के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दिखता है, देखो इसरो, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने लिखा? इसरो। इसरो हमारी एक स्पेस एजेंसी है, जिसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखना यहाँ पे बोला जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? तो ये हमारा भारत का एक स्पेस एजेंसी है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर मैं स्थापना की बात अगर करूं तो इसकी स्थापना कब हुआ है, तो याद में रखना 1969 में हुई। और इसका अगर हेड क्वार्टर की अगर बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता? बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर पड़ता। और इसी ने अभी हाल ही में अपना एक 99वां मिशन को लॉन्च किया है। इसी ने अभी हाल ही में एक 99वां मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त स्पेडेक्स मिशन, ठीक है ना, मिशन। और इसने अपनी 2024 का अंत इस तरीका से किया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसकी जो लॉन्चिंग हुई है उसके बारे में हम चर्चा आपसे करते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को इसकी लॉन्चिंग हुई। इसमें जो रॉकेट का यूज किया गया है, मेरे दोस्त ध्यान में रखना, PSLV C60 रॉकेट इसमें यूज किया गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक ही रॉकेट में 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसका एक का नाम चेसर है और दूसरा का नाम टारगेट, ठीक है।
और यह जो स्पेस एजेंसी, ये जो स्पेस मिशन है, इसको बोला क्या जा रहा है, तो इसको बोला जा रहा है स्पेस डॉपिंग एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट, इसको यही बोला जा रहा है। अच्छा, तो और क्या इसकी खासियत है, आइए, इसकी ये भी खासियत है मेरे प्यारे दोस्त कि डॉपिंग मतलब क्या होता है कि यहां से रॉकेट को लॉन्च किया, हमारी पृथ्वी से कहां से लॉन्च किया गया, तो ध्यान में रखना श्रीहरिकोटा से। कहां से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कहां से, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, देखो इसके बारे में। और उसके बाद जब यहां से नीचे से धरती से जब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया तो ऊपर 430 किलोमीटर, पृथ्वी से 430 किलोमीटर ऊपर, ये दो जो एक चेसर है और एक टारगेट है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया गया। क्या चीजें, जोड़ने का काम किया गया। और ये जो सफलता इसको मिला है वो 16 जनवरी 2025 को सफल डॉपिंग किया गया। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो अब ये बताए, चलिए इसरो के बारे में मैं आपको एक पूरी ब्लैंक स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करती हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आइए, अगर मैं बताऊं यहां पे, तो यहां पे मैं लिखती हूं इसरो। क्या है, इसरो। ठीक है, इसरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी अगर हम स्थापना की बात अगर करूं तो इसकी स्थापना हुई है अगस्त 1969 में। इसका हेड क्वार्टर की अगर बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। हाँ, तो बेंगलुरु कहां पे, ये भी बताने वाली बात है, ये तो कर्नाटक में। ठीक है, ये हो गई। दूसरी दिख रहा है ना, कमेंट जरूर बताइएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये चीज। अब यहाँ पे उसके बाद देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे कि इसरो के अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम इसके चेयरमैन, अगर यहाँ पे पूछूं मैं प्रथम चेयरमैन की बात अगर करूं तो इसके प्रथम जो है विक्रम साराभाई थे। कौन थे इसके प्रथम चेयरमैन, तो ध्यान में रखना विक्रम साराभाई। क्या, विक्रम साराभाई इसके प्रथम चेयरमैन थे। ठीक है, और अभी इसके चेयरमैन मेरे दोस्त चेंज हुए हैं। तो अभी 11वें अगर पूछा जाए कि 11वें इसका चेयरमैन कौन है, 11वें अगर चेयरमैन की बात अगर किया जाए कि 11वें कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। 11वें अगर आप चेयरमैन की बात अगर करो तो क्या पता होना चाहिए, तो वी नारायणन है। और इनकी जो शपथ हुई है वो 14 जनवरी 2025 को इनका चयन। ठीक है, तो ये इसरो के बारे में हो गया। ठीक है, अब यहां पे आई दूसरी चीजें। ये इसरो हमारे भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिससे, और ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरा एक है कि इसरो का 99वां जो मिशन था, 99वां जो मिशन था, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका नाम क्या था, स्पेडेक्स मिशन। क्या है, स्पेडेक्स। ठीक है ना, स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, इस मिशन का, अच्छा, इसकी लॉन्चिंग कब हुई अगर पूछा जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर को। कब लॉन्च किया, 30 दिसंबर 2024 को। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया, अगर पूछो कहां से, तो ध्यान में रखना सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है ना, स्पेस सेंटर कहां पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तो इसमें रॉकेट का यूज अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें रॉकेट का यूज, तो याद में रखना इसमें रॉकेट PSLV C60 रॉकेट का यूज किया गया था। ठीक है, इसमें 2 सैटेलाइट याद में रखना, 2 सैटेलाइट को एक बार, ठीक है ना, 2 सैटेलाइट को एक बार, ठीक है ना, एक बार लॉन्च किया गया।
ठीक है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लॉन्च किया गया। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताइए कि इसका डॉपिंग कब हुआ? तो याद में रखना कि इसका अगर मैं डॉपिंग की मैं बात करूं कि इसका डॉपिंग सफल कब हुआ था, तो 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी 2025 को इसका डॉपिंग हुआ, ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना। और ये जो ऐसा करने वाला ध्यान में एकदम से रखना, ऐसा करने वाला भारत कौन सा? चौथा देश बना है। कौन सा देश बना? चौथा देश बना, यह भी चीजें ध्यान में रखना। कौन सा देश? चौथा देश बना। इससे पहले बहुत ऐसे कंट्री हैं जिसने ये काम कर चुका है, जिसमें से कि अगर हम बात करें तो एक का नाम यूएस, एक का नाम रूस, और तीसरा का नाम चीन, और चौथे नंबर पे हमारा भारत है जो ये काम किया, ठीक है। तो 99वां मिशन, स्पेसएक्स मिशन लॉन्च, सब मैंने लिख दिया। दूसरी चीज, इसरो का जो है एक 100वां मिशन है जिसकी अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है, ये भी मैं बता दूं। इसरो का 100वां मिशन की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो 100वां मिशन लॉन्चिंग की बात हुई है जनवरी 2025 में। कब? जनवरी 2025 में। लेकिन अब तो जनवरी खत्म होने वाला, ठीक है, खत्म भी हो गया, ठीक है। तो 100वां मिशन जनवरी 2025 का था, ठीक है। अब यहां पे आओ, तो इसका नाम क्या है? तो ध्यान में ये रखना, NVS-02 इस सैटेलाइट का नाम है, ठीक है ना, यही वो मिशन है, ठीक है। और इसकी अगर हम रॉकेट का नाम अगर पूछें कि इसमें कौन सा रॉकेट को यूज किया जाएगा, तो इसमें रॉकेट जो यूज होगा वो GSLV MK -2, ठीक है। तो एकदम से चीजें ध्यान में रखना कि इसरो का 99वां मिशन कौन था और 100वां मिशन कौन है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और इसरो हमारे भारत, इसका एक मात्र एक ही स्पेस सेंटर है अभी तक, श्रीहरिकोटा में। कहां पे? श्रीहरिकोटा में है, मात्र एक, ध्यान में रखना। और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। दूसरा इसका रेडी हो रहा है, दूसरा इसका जो है तैयार हो रहा है। वो कहां पे तैयार हो रहा है? तो ध्यान में रखना, वो हो रहा है आपका थूथुकुड़ी में। कहां पे? थूथुकुड़ी। थूथुकुड़ी कहां है? तो याद में रखना, तमिलनाडु में। थूथुकुड़ी कहां है? तमिलनाडु में है। ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इसरो से संबंधित चीजें, इसरो की बहुत सारा भी लक्ष्य है जिसमें से कि आपको पता होगा, जिसमें से कि 2035 तक का क्या लक्ष्य है, तो क्या करना? स्पेस स्टेशन बनाना। क्या चीजें करना? तो स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है इसरो का। और 2040 तक का क्या लक्ष्य है? तो 2040 तक अंतरिक्ष पर मानव भेजने का लक्ष्य है, अंतरिक्ष पर मानव भेजने का लक्ष्य है। और ये जो डॉपिंग सिस्टम हुआ है, ये 2040 में जो भेजे जाएंगे मानव, उसके लिए जो है और स्पेस स्टेशन स्थापित करने का ये अग्रदूत मिशन कहा जा रहा है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, तो ये आप देख ली। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं दिए हो तो एक बार दे दो। यहाँ पे देखो क्या है, तो स्पेसडेक्स इस मिशन पे क्या 3 सैटेलाइट थे? नहीं, 2 सैटेलाइट थे। कितने? 2 सैटेलाइट। इस अकॉर्डिंग इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे तो ये वाला याद रखना। दूसरा चलो क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि किस देश ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन और सुरक्षा हेतु, ठीक है ना, क्या होती हो? सुरक्षा हेतु प्रबंधन और सुधार की कमी के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस कर लिया है। क्या कर लिया है? तो अपना नाम वापस कर लिया है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब आपके देश में कोविड, ठीक है ना, कोविड जब 19 आया था, तो इसका प्रबंधन
प्रबंधन करने का जो है वैश्विक स्तर पे, क्या चीजें एकदम से चीजें ध्यान में रखना, वैश्विक स्तर पे किसे कहा गया था? WHO को। किसको? WHO को। लेकिन आपको पता होगा कि जब आपके देश में हमारे पूरे वैश्विक लेवल पे कोविड-19 आया था तो WHO फेल्योर हुए। क्या हुए? WHO फेल्योर हुए, जिसके चलते यह कहा जा रहा है, जिसके चलते अमेरिका जो है इससे नाम को वापस ले लिया। अमेरिका कहा कि हम WHO से अपनी सदस्यता को वापस लेते हैं, क्योंकि हमारी देश जो है वैश्विक लेवल पे जब कोई भी महामारी आता है तो ये नाकामयाब होता है प्रबंधन करने के लिए, तो अमेरिका ने नाम वापस ले लिया। और ये तब हुआ क्योंकि आपको पता होगा, मैं अगर सबसे पहले देखो, सबसे पहले WHO के बारे में बताऊं, क्या चीजें WHO के बारे में, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी अगर हम स्थापना की अगर मैं बताऊं कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त ध्यान में रखना, इसकी स्थापना हुई है 13 अप्रैल जो है 1948 को। 13 अप्रैल 1948 को। और 13 अप्रैल को क्योंकि इसकी स्थापना हुई है, इसीलिए 13 अप्रैल को क्योंकि इसकी स्थापना हुई है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? 13 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी चीजें ध्यान में रख। और इसका एक हेड क्वार्टर पूछा जाता है, तो हेड क्वार्टर इसका जेनेवा में पड़ता है। जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पे है? तो जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा USA। तो एकदम से चीजें ध्यान में रखना, ठीक है ना। और WHO वैश्विक स्तर पे अगर कोई किसी भी बीमारी से, मान लिया जाए कोई महामारी, किसी अगर बीमारी को महामारी घोषित करना है तो उसकी घोषणा WHO करेगी। अगर किसी भी टीका को अगर मंजूरी देना है वैश्विक लेवल पे तो कौन देगा? WHO देगा। किसी भी बीमारी से अगर किसी देश को मुक्त होना है तो कौन देगा? तो WHO देगा। ठीक है, तो WHO का ये काम है। अभी WHO से सदस्यता USA वापस ले लिया है, ये भी चीजें ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखो, हरियाणा सरकार ने वाहन के स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। इन्हें देखा है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि हरियाणा की सरकार ने अभी जो वाहन होते हैं उस पर कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया है, इसी के बारे में है। तो इस पॉलिसीज के तहत वाहन मालिकों को वाहन को स्क्रैप करने पर आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सरकार नई औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी या राज्य GST प्रतिपूर्ति पेशकश करेगी। बिल्कुल हरियाणा सरकार के द्वारा ये एक पॉलिसीज लाई गई है और ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ये क्या है? इसका दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यादगार किला को विकास करने की परियोजना बनाया है? देखो, अभी कुछ ही दिन पहले एक बातें ध्यान में रखना है आपको। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा नहीं, कर्नाटक। अभी हरियाणा बोल रहे हैं तो इसलिए हरियाणा आ गया। कर्नाटक, ध्यान में रखना। कर्नाटक के द्वारा, किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा एक जो है इनके लिए एक पॉलिसी, ठीक है ना, इन्होंने एक पॉलिसी लाई है। अच्छा, वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ये इन्होंने एक नीति लाया था जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्यटक क्षेत्र होना चाहिए। तो इसीलिए इसी को बढ़ावा, इसी पॉलिसीज के तहत कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में यादगार किला को क्या किया है? तो याद में रखना, यादगार किला को फिर से विकास करने की बात कर रही है। यानी कि क्या चीजें पुनः विकास करने का बात कर रहा है। और इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ का जो है राशि आवंटन किया
लिया है कि इस जो है अब यादगार किला को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, पुनः विकास किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, तो याद में रखना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो यादगार किला है इसका अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कब ये देखने को मिला था, तो ध्यान में रखना कि आपका जो यादगार किला है, आपका जो यादगार किला है मेरे बच्चे, इसको जो है पश्चिमी, याद में रखना, ये जो है आपके पश्चिमी चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना, क्या चीजें बनवाया गया था, बाद में यादव वंश पे इसका नियंत्रण कर लिया था। तो ये पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा ये करवाया जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, यादगार किला। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है कि किस राज्य में हाल ही में समुद्र के ऊपर एक ऐतिहासिक कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। देखो यहां पे एक जो है समुद्र में सी ब्रिज, मतलब जो होता है ना समुद्र में एक शीशे की ब्रिज का निर्माण किया गया है। आइए यहाँ पे अभी हाल ही में, याद में रखना, तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु में ही पड़ता है आपका कन्याकुमारी। तमिलनाडु में ही पड़ता है क्या चीजें, आपका कन्याकुमारी। और इसी में जो है अभी हाल ही में तमिलनाडु की जो सीएम, याद में रखना यहाँ के सीएम कौन है, एमके स्टालिन साहब। कौन है, एमके स्टालिन जी के द्वारा अभी क्या किया गया है, तो एकदम से चीजें ध्यान में रखना, एमके स्टालिन साहब जी के द्वारा एक सी ग्लास ब्रिज, ध्यान में रखना, सी ग्लास ब्रिज, ठीक है ना, ये सब चीजें ध्यान में रखना। ब्रिज का क्या किया गया है, तो उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में, उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये जो सी ग्लास ब्रिज है, ये भारत का प्रथम जो है सी ग्लास ब्रिज है। सी जो है आपका ग्लास ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज। ठीक। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। हाँ, इसमें एक चीजें और भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दो ऐतिहासिक, एकदम से चीजें ध्यान में रखना, दो ऐतिहासिक प्रतिमा को क्या करना, प्रतिमा को जोड़ने का काम करेगा। क्या चीज है, जोड़ने का क्या करेगा, तो काम करेगा। यह भी चीजें ध्यान में रखना, दो ऐतिहासिक प्रतिमा। अच्छा, तो कौन दो प्रतिमा को जोड़ेगा, तो ध्यान में रखना, एक है श्री वल्लुवर प्रतिमा को किससे जोड़ेगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ने का काम करेगा। यह भी चीजें ध्यान में रखना, श्री वल्लुवर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ने का काम ये सी ग्लास ब्रिज करेगा। ठीक है, अगर इसकी पूरी लंबाई की बात अगर किया जाए तो 77 मीटर इसकी लंबाई है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात अगर किया जाए तो 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये बना है कहाँ पे, तमिलनाडु में ही क्षेत्र एक चाहे जो कन्याकुमारी है, वहीं पे इस सी ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया। ठीक है, तो दो ऐतिहासिक श्री वल्लुवर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ने का काम किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण कब किया गया। देखो एक्चुअली बात क्या है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे जो स्वामी, आप इनका नाम तो जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद, ये जब 1893 जब ये 1893 ईस्वी में कहाँ जा रहे थे, तो शिकागो जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, शिकागो जा रहे थे। अच्छा, क्यों जा रहे थे, तो याद में रखना, वहां पे एक धर्म सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था, धर्म सम्मेलन। उसी धर्म सम्मेलन में ये क्या करने जा रहे थे, तो भाग लेने जा रहे थे। ठीक है ना, भाग लेने जा रहे थे, यह भी चीजें ध्यान में रखना। जब ये भाग लेने जा रहे थे तो उसके पहले इन्होंने कन्याकुमारी में, कहां पे, कन्याकुमारी में इन्होंने मेडिटेशन किया था।
क्या किया था? मेडिटेशन। इन्होंने क्या किया था? मेडिटेशन किया था। और एक ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी को याद करने के लिए 1970 ईस्वी में कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का क्या किया गया? तो उद्घाटन किया, बनवाया गया। ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान में रखना कि स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन पे बातचीत करने के लिए जब जा रहे थे, तो उसी टाइम इनके द्वारा जो है धर्म सम्मेलन में भाग लेने, तो उसी टाइम इनके द्वारा मेडिटेशन किया जा रहा था। और उसी टाइम उसी को याद करने के लिए 1970 ईस्वी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का क्या किया गया था? बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। ये काफी हिस्टोरिकल जगह है, आप यहां पे जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, हाल ही में कहां पर तामू लोसर उत्सव मनाया जाता है? मेरे दोस्त ध्यान में रखना, तामू लोसर उत्सव जो है कहां पे? तो नेपाल वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। तामू लोसर उत्सव की अगर हम बात करूं तो ये वाले क्षेत्र यानी कि नेपाल वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। यह भी चीजें आपको क्या करना, ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे याद में रखना कहाँ पे? नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। ये भी चीजें ध्यान में रखना, क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक, समझ में आया? ये चीजें हो गई। दूसरी चीजें मैं अगर बताऊं, और भी उत्सव मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए लोसर उत्सव मनाया जाता लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। मैं अगर बताऊं आपसे पोंगल उत्सव की बात अगर बताऊं तो ये मनाया जाता आपका तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। उसके बाद अगर मैं पोला उत्सव की बात अगर करूं तो पोला उत्सव मनाया जाता आपका महाराष्ट्र में। कहां पे मनाया जाता? कहां पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर हम सरहुल त्योहार के बारे में बात करें, ये कहां मनाया जाता बच्चा? तो ये मनाया जाता आपका झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। उसके बाद अगर हम आपसे गुड़ी पड़वा बताओ, गुड़ी पड़वा उत्सव की बात अगर करूं तो ये भी मनाया जाता आपका महाराष्ट्र में। ठीक है ना। अगर हम लोग ओणम की बात अगर करूं तो ओणम मनाया जाता आपका केरल में। कहां पे? केरल में। वहीं पे अगर हम लोग कटी बिहू या बिहू की बात अगर करूं तो ये मनाया जाता आपका असम में। और अगर हम लोग किसके बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं एक और उत्कल, ये दरोगा में पूछा गया है। उत्कल उत्सव की बात अगर करूं तो ये मनाया जाता आपका उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता? उड़ीसा में। ये खैर बहुत सारे उत्सव हैं जो कि आपको मनाया जाता है और कई बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ प्रारंभ हुआ? देखो सूर्य किरण, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य किरण की मैं अगर बात करूं, देखो सूर्य किरण ये क्या है? सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये अभ्यास दोस्त हमारे देश और कोई एक और देश के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ होगा। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मैं बात अगर करूं तो भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके बाद? भारत और नेपाल के बीच। चल बहुत सारे और भी अभ्यास हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आप जीमैक्स सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हो, जीमैक्स सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हो तो ये होता है आपका किसके बारे में? किसके साथ? भारत और जापान के साथ। भारत और जापान के साथ। वहीं पे अगर हम ठीक है ना, सिलिनेक्स अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला अभ्यास। ठीक है,
चलिए और भी देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग धर्म गार्जियन अभ्यास की बात अगर करो, इस अभ्यास की बात अगर करो तो ये होता है आपका भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। वहीं पे अगर हम किसके वज्र प्रहार अभ्यास की बात अगर करते हैं, क्या चीजें, वज्र प्रहार अभ्यास की बात अगर करते हैं तो ये होता है आपका भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। माय डियर समझ रहे हो ना, कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है। पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स हम आपको करवा देंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम लोग जो रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप बताओ, अगर मैं आपसे बताऊं हैंड इन हैंड अभ्यास की, तो अभ्यास की बात अगर करूं तो ये आता है आपका भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में अभ्यास होता, तो ये सारे अभ्यास, ठीक है। तो ये चीजें, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नेपाल। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, एक चीजें हैं यहाँ पे, एक भारत वेब समिट हुआ था, जिसको मैंने लिख ही लिया, पूरा लिखा हुआ है। भारत वेब एक समिट हुआ था जो फरवरी में होने वाला है, 5 से 6 फरवरी के बीच में यह होगा। और ये होगा कहाँ पे, तो ध्यान में देखो 5 से 9 फरवरी के बीच में, ठीक है। ये 25 यहाँ पे होना चाहिए, 24 लिखा गया गलती से। तो ये कहाँ पे, नई दिल्ली में भारत की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का यह अभ्यास करवाया जाएगा, ये समिट होगा। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना कि भारत वेब समिट की मेजबानी भारत इस बार करेगी, जो कि फरवरी 2025 में करवाई जाएगी। यह भी चीजें ध्यान में रखना, ये सारी चीजें यहां पे दी गई है। चलो आगे क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, विपुल कुमार, विपिन कुमार, कमलेश यादव या सुरेश प्रसाद। देखिए भारतीय रिजर्व पुलिस बल, यहां पे हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, किसकी, सीआरपीएफ की बात। देखो अब इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम ही सिर्फ बताते रहेंगे तो क्या होता है ना कि दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए। आप भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताओ, हम भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। तो प्लीज इसका क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा कि कौन है सीआरपीएफ, ठीक है ना। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होते हैं, जो आपातकाल स्थिति में आज जो है चीजें को निपटाने के लिए इस पुलिस बल की स्थापना हुई। इसके बारे में आप जरूर, हमें ब्रिटिशर्स काल में इसकी स्थापना हुई। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे तेज 200 टेस्ट, हर 10 क्वेश्चंस पे, हर 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको देना है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना विनोद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही देंगे, समझ रहे हैं। आगे देखो, सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने, तो ध्यान में रखना जसप्रीत बुमराह जी बने हैं। कौन बने, जसप्रीत बुमराह बने हैं, ये भी चीजें याद रखिएगा। आगे देखो, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी भी चीज में प्रदर्शन अच्छा करते हो, मान लिया जाए कि हम इस इंस्टीट्यूट में अभी जुड़े हैं, हो सके मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, तो हो सके यहाँ के डायरेक्टर के द्वारा हमें कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो जब आप देश के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब आपका अच्छा प्रदर्शन होता है तो आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपको अवार्ड दिया जाता है। तो उसी में से खेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री के द्वारा करवाया गया। ये भी चीजें ध्यान में रखना। और इसकी घोषणा हो चुकी है, इसकी घोषणा हो चुकी है, हाँ, शंखनाद हो चुकी है, यह भी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, ठीक है। और यह अवार्ड जो मिलेगा कब मिलेगा, तो याद में रखना 17 जनवरी 2025 को मिलेगा। कहां पे मिलेगा मैडम, राष्ट्रपति भवन में। कहां पे, राष्ट्रपति भवन में मिलेगा। हाँ, इसके अंतर्गत याद में रखना अर्जुन अवार्ड है, एक अर्जुन अवार्ड जो है 32 लोगों को इस बार दिया गया। कितने लोगों को, 32 लोगों को दिया गया। और एक जो है आपका
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया भाई? कितने लोगों को दिया गया भाई साहब? 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया। यह भी चीजें ध्यान में रखना, जिसमें मनु भाकर भी हैं। किन्हें? ये जो है 4 लोगों को दिया गया। यह भी चीजें ध्यान में रखना। आपके बहुत ही कम एज में जो चेस के जो चैंपियनशिप रहे, डी गुकेश जी को मिला है, हरमनप्रीत जी को मिला है। तो ये सबको आपको क्या मिला है? तो याद में रखना, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 4 लोगों को। ये जो पुरस्कार होता है इसमें 25 लाख रुपया कैश मिलता है, 25 लाख मिलता है। हालांकि 2020 से पहले, 2020 को ही 25 लाख किया गया, इससे पहले जो है 7.5 लाख ही मिलता था। यह भी चीजें ध्यान में रखना। तो इस बार टोटल 32 लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड। ध्यानचंद रत्न खेल 4 लोगों को मिला है। प्रत्येक साल ये अवार्ड दिया जाता है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे क्वेश्चन देखो। 1 जनवरी 2025 को निम्न में से किसके द्वारा हिजाब बैन को लागू किया गया है? देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं जो 1 जनवरी 2025 से बहुत सारे पॉलिसी बहुत सारे देश ने लागू किया है। तो यहां पर देखो कि एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। भाई साहब क्या नाम है? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड जाने के बहुत सपना है, मेरा भी सपना है कि कभी स्विट्जरलैंड चलेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए फिर हम लोग सब मिलकर एक बार स्विट्जरलैंड की यात्रा करेंगे। चलिए, तो स्विट्जरलैंड जो सरकार है, जो आपकी स्विट्जरलैंड सरकार है, उसने 1 जनवरी क्या चीजें 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 से अपने देश में जो है हिजाब क्या चीजें हिजाब बैन जो है कानून को लागू किया है। क्या किया है? तो याद में रखना, हिजाब बैन कानून को क्या कर दिया? लागू किया गया। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान में रखना किया गया। और यह भी कि अगर कोई सरकारी काम में वहां पे हिजाब पहन के अगर कोई आ जाती है लड़कियां, तो उन्हें क्या मिलेगा? जुर्माना भी दिया जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना। हमारे बहुत सारे और भी यूरोपीय देश है जो कि हिजाब बैन नीति को लागू किया है, जिसमें से हमारा एक स्विट्जरलैंड भी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। देखो, ब्राजील के बारे में सबसे पहले तो इतना ध्यान में रखना कि आपका जो साउथ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसका ये सबसे बड़ा देश है। क्या है बच्चा? सबसे बड़ा क्या है बाबू? तो देश है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। सबसे बड़ा क्या? हेलो, सुन रहे हो? कुछ समझ आवल की नहीं? जवाब देना भी है। तो ब्राजील क्या है? तो सबसे बड़ा देश है। किसका? साउथ अमेरिका का। और सबसे बड़ी बात बाबू रे, कॉफी पीते हैं ना, अभी ठंडा में कॉफी खूब पीते हैं। तो याद में रखना, आपका जो कॉफी उत्पादन में, ठीक है ना, यहां पे आइए कि कॉफी उत्पादन में नंबर 1 है। क्या चीज है? कॉफी उत्पादन में कितने नंबर पे? 1st नंबर पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन से ये देना है कि यहाँ पे जो कॉफी है आपका, कॉफी के बगान को क्या कहा जाता? फजेंडा कहा जाता। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फजेंडा कहा जाता है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। क्या चीजें? तो ब्राजील के बारे में चीजें मैंने बता दिया। यहाँ पे एकदम से ध्यान में रखना, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या? यहाँ पे कलर जल्दी जो है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ब्राजील, आ जाओ, ठीक है, छोड़ो, ये इसी कलर से लिख देते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, ब्राजीलिया, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय और लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। ये दोनों मिलके जो है भारतीय तटरक्षक बल, देखो क्या है ना, भारतीय तटरक्षक। हाँ, अगर हम ये पूरा भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है ना, बना लिए। चलिए, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है बच्चा? तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है। ये भी चीजें ध्यान में रखना, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे क्या है आपका? अरब सागर है। क्या? अरब सागर। समझ में आया? और ये वाला जो इलाका है ये पूरा क्या है?
तटीय इलाका है क्या, तो तटीय इलाका से संबंधित एक समझौते पे समझौता हुआ और यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे चीजें को सुरक्षा के लिए, तटीय क्षेत्र पे चीजों को सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा काम किया जाता है। और अभी हाल ही में इसी के लिए जो है समझौता किया गया। ये भी चीजें आपको क्या करना, ध्यान में रखना। यानी ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, समझ में आ गया। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा, क्या बात है जनाब, खोए खोए से लग रहे हो, क्या बात है जनाब, उखरे उखरे से लग रहे हो, हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई। चलिए पढ़िए पढ़िए, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पे समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में किसके साथ जो है सफेद चावल, जो एक बासमती चावल है, उसको जो है क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है क्या किया है, तो समझौता किया है। यहाँ भी भरिए तो वो आ जाएगा चीन। भाई साहब चीन की बात देखो, स्टैटिक से यहाँ पे चीजें समझ लो। चीन की बात अगर करूं, चीन क्या है, तो आपका एक पड़ोसी देश क्या है, तो ये जो है आपका एक पड़ोसी देश है कि नहीं है। अच्छा, आपके साथ अगर मैं बताऊं कि इसका सीमा साझा, अगर मैं बताऊं इसमें सीमा साझा, यानी कि ये वाली हैदर वाली सीमा नहीं, सीमा, समझ रहे ना, तो सीमा साझा कितना कितना किलोमीटर ये जो है सीमा साझा होती है, तो ये भी चीजें आपको बताते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि कितना सीमा करता है, तो देखो सीमा की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 3488 किलोमीटर ये बॉर्डर साझा होती है, यानी कि चीन के साथ, हमारे देश का। दूसरी चीजें मैं बताऊं, चीन की एक और करंट की मैं बात करूं कि चीन के पास, यानी कि यह जो है अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ये डैम बनाने वाला है, ठीक है ना, ठीक है, बनाने वाला है। अच्छा, कौन सा डैम बनाने वाला है, तो ध्यान में रखना, हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है। कौन सा, हाइड्रो पावर जो है ये डैम बनाने वाला है। यह भी चीजें ध्यान में रखना, क्या चीजें, हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है। लेकिन हाँ, अच्छा डैम तो बनाएगा नदी पे ही, तो किस नदी पे बनाने वाला है, तो ध्यान में रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाने वाला है। किस पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये डैम बनाने वाला है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले क्षेत्र में यांगपो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात अगर बोल रहे थे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले डैम बनाएगा, कहाँ पे, तिब्बत वाले में। तो तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं, यांगपो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसी नदी पे ये हाइड्रो पावर बांध बनाने वाला है। दूसरी चीजें, वर्तमान की मैं अगर बात करूं ना बच्चे, अगर हम वर्तमान की बात अगर करूं कि अगर हम पूछूं आपसे कि वर्तमान में सबसे, अगर ये बनाने वाला है सबसे बड़ा अगर डैम की बात अगर करूं, तो यह भी चाइना के पास ही है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस बांध, ठीक है ना, थ्री गॉर्जेस बांध। अच्छा, तो ये किस नदी पे है, अरे भाई साहब चीन में ऐसा थोड़ी नदी नहीं है, कौन सी नदी, तो बताइए ना, तो इतना बात काहे बना रहे हैं, यांगत्जी नदी, ठीक है ना। ये भी चीजें ध्यान में रखना, यांगत्जी नदी पे थ्री गॉर्जेस बांध जो है चीन के पास ऑलरेडी है, ठीक है, चीन के पास ऑलरेडी है। लेकिन उससे 3 गुना बड़ा एक हाइड्रो पावर डैम बनाने की बात कर दी है, वहां की सरकार ने घोषणा कर दी है। और अगर ये डैम बन गया तो हमारे भारत तथा बांग्लादेश को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। यहां तक कि नासा के वैज्ञानिकों का यह भी करना है कि अगर यह हाइड्रो पावर डैम बन जाता है, जो कि चाइना में स्थित थ्री गॉर्जेस बांध से ये 3 गुना बड़ा होगा, तो ये हमारी पृथ्वी के रोटेशन तक को क्या करेगी,
भाई साहब इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। देखो क्या क्या चाइना कारनामा करते रहता। आगे देखिए, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी, जिसे आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं, समझो कि ये जो IDA है, IDA, ठीक है ना, IDA इसको क्या बोलते हैं तो याद में रखना, आइलैंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। जिसे क्या बोलेंगे तो एकदम से चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, आइलैंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ऑथोरिटी या एजेंसी, ठीक है ना। ये भी चीजें ध्यान में रखना, एजेंसी, ठीक है। ये हुई। अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन, अच्छा तो क्या हो गया, हाँ तो देखो सुनो, इसकी जो है ये क्या है, इसकी स्थापना, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं ना तो इसकी स्थापना 2017 में हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना, 2017 में। क्यों हुई है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई है द्वीप वाले क्षेत्र को क्या करना, विकास से संबंधित, द्वीपों के विकास से संबंधित एक एजेंसी का जो है गठन किया गया था, जिसका नाम है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। और इस जो पूरी ऑथोरिटी होती है, इसके अगर मैं अध्यक्ष की बात बताऊं कि कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो इसकी वार्षिक बैठक की जाती है। भाई साहब क्या की जाती है, तो इसकी वार्षिक बैठक की जाती है। यह भी चीजें ध्यान में रखना, इसकी वार्षिक बैठक की जाती है और इसकी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, तो यहां पे देखो अमित शाह कहीं है कि नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। जिसमें जो द्वीपीय देश क्षेत्र हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सारे जगहों के विकास से संबंधित ये एक वार्षिक बैठक होती है। ये भी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, निम्न में से यह किस देश की राजधानी है, यह वियतनाम की राजधानी है, ठीक है ना। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। और ये जो है सबसे ज्यादा, यानी विश्व का, यानी दुनिया का, याद में रखना, ये दुनिया का सबसे, ठीक है ना, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है ना। जो किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है। थोड़ा सा मैराथन सेशन टाइप से है, तो थोड़ा सा चीजें क्या होता है, स्पीड भी होना पड़ता है। राजगोपाला चिदम्बरम, देखिएगा, राजगोपाला चिदम्बरम ये हमारे भारत के एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु हो गई 88 वर्ष के बाद, 88 वर्ष की उम्र के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या थे, तो ये एक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे बाबू, तो यह एक वैज्ञानिक थे। मैं आपको बता दूं कि आपके जो राजगोपाला चिदम्बरम जी हैं, जब हमारे देश में 1974 ईस्वी में, कुछ याद आया, कहाँ पे, पोखरण में। जब हमारे देश में 1974 ईस्वी में पोखरण में जब पहली बार परमाणु, याद में रखना, जब पहली बार परमाणु परीक्षण जब किया जा रहा था, तो उस टीम में ये शामिल थे, उस टीम के ये एक अभिन्न अंग थे। ये भी चीजें ध्यान में रखना। अर्थात 1974 ईस्वी में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हो रहा था, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। और वहीं पे ये क्या किया गया था, ध्यान में रखना, किया गया था। तो वो टीम के ये मेंबर थे। दूसरी बार जब 1998 में, जब दूसरी बार पोखरण में ही जब परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उस टाइम भी वो टीम के सदस्य थे, जो कि परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये सफल भी रहा था, ये सफल रहा, ये तो असफल हो गया था, ठीक है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राजगोपाला चिदम्बरम, जिनकी 88 साल की उम्र में जो मृत्यु हुई, ये पेशे से क्या थे, तो ये एक क्या थे, पेशे से एक साइंटिस्ट थे, जो पहला जब परमाणु परीक्षण आपका हो रहा था, तो उस टीम के भी ये मेंबर थे। और दूसरे बार भी जब हो रहा था, उस टीम के भी ये एक अभिन्न अंग थे, ठीक है।
इसीलिए इन्हें जो है अभी पढ़ाना पड़ा। साल 2025 की पहली छमाही के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया पासपोर्ट इन द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। यहां पर देखो, वो नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा। यानी कि हेनले एक रिपोर्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है ना। क्या होती है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये एक इंडेक्स है। अच्छा, तो ये इंडेक्स क्या दर्शाती है भाई साहब? देखो, ये इंडेक्स आपको यह बताती है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है, क्या चीज है? किसी भी देश का जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट वो कितना पावरफुल है, वो कितना पावरफुल है, ये दिखाता है, ठीक है। अच्छा, तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो याद में रखना हर 6 मंथ पे जारी होता है। हर 6 मंथ पर क्या होता है? तो जारी होता है। यह भी चीजें ध्यान में रखना, हर 6 मंथ पे जारी होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको जारी करता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा जारी होता? तो हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है ना, इसी के द्वारा जो है जारी होता है। हेनले एंड पार्टनर्स एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये जारी होता और हर 6 मंथ में ये जारी होता और आपको यह दर्शाता है कि आपके देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यानी कि इसमें फर्स्ट रैंक की अगर आप बात करो कि इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग जो है आपका किसका है? तो फर्स्ट रैंकिंग आपका सिंगापुर है। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पूरे विश्व के 195 देश का जो है भ्रमण फ्री वीजा कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंड रैंकिंग में अगर मैं पूछूं सेकेंड रैंकिंग किसका है? तो सेकेंड रैंकिंग में जापान है। अगर जापान का आपके पास पासपोर्ट है तो 193 देश का ट्रेवल आप फ्री वीजा कर सकते हैं। और अगर थर्ड रैंकिंग की अगर मैं बात करूं कि थर्ड रैंकिंग में बहुत सारे देश है, जैसे कि अगर हम जर्मनी की बात करूं, स्पेन की बात करूं, साउथ कोरिया, ये सब थर्ड रैंकिंग में। अरे सब बता दिए, भारतों का बताइए, बिल्कुल सही बात है। अगर भारत इस रैंकिंग में बाबू 85वें स्थान पे है। कौन सा? 85वें स्थान पे है। और अगर भारत का आपने पासपोर्ट बना लिया तो आप 57 देश का फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। कितने? 57 देश का जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान में, कभी कभी पूछ दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड पूछेगा तो आपको जवाब में देना, तो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 85 हो जाएगा, इसका आंसर 85, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में एक योजना आई है जिसका नाम है पार्थ। क्या नाम है? पार्थ। यहां पर देखो कि क्या है, पार्थ योजना जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने पार्थ योजना को लॉन्च किया। किसको? पार्थ योजना को लॉन्च किया। और पार्थ योजना में क्या होता है माय डियर? तो ध्यान में रखना कि पार्थ योजना में जो वहां के जो युवा होंगे, यानी 18 साल से लेके और भी मान लिया जाए एज लिमिटेशन नहीं दिया गया था, वहां के जो युवा होंगे, उन्हें पुलिस की जो पुलिस भर्ती जो होती है, इसकी क्या करवाई जाएगी? तो याद में रखना, गाइडलाइन करवाई जाएगी। क्या चीज है? इसकी गाइडलाइन करवाई जाएगी। इसका जो है फिजिकल, इसके जो शारीरिक जो दक्षता होती है, यानी कि याद में रखना फिजिकल की जो है आपकी तैयारी करवाई जाएगी पार्थ योजना के तहत। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसमें अगर वहां के युवा वहां पे अगर पुलिस विभाग की नौकरी करना चाहते हैं तो वहां पे उनको जो है एक गाइडलाइन दी जाएगी, फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी और बहुत ही मतलब कि मिनिमम रेट में ऐसा मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई है? सुनिएगा, यहां पे देखो कि एक बात याद में रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन मेट्रो, याद में क्या रखना है? मेट्रोलॉजिकल, ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान रखना, लॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात अगर करूं तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 15 जनवरी को। 15 जनवरी 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी चीजें ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स काल में इसकी स्थापना हुई।
इसका हेड क्वार्टर की बात अगर किया जाए तो इसका प्रारंभ में हेड क्वार्टर कोलकाता था, बट अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली है। वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर है। ये भी चीजें आपको क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। अब आगे देखो कि क्या चीजें हैं कि अब इसका जो है इस बार यानी कि 15 जनवरी, अच्छा ये काम क्या करता है समझो, ये काम उद्देश्य किस उद्देश्य से, या फिर इसका उद्देश्य में बताओ तो मौसम का पूर्वानुमान करना। क्या चीज है? मौसम का जो है पूर्वानुमान लगाना, इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो माय डियर स्टूडेंट इसका मंत्रालय जो है पृथ्वी मंत्रालय है। कौन सी मंत्रालय है? मौसम मंत्रालय मत दे देना, पृथ्वी मंत्रालय। पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपको ये काम करता है। अब आपका ये काम है कि पृथ्वी मंत्रालय के मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1875। इसका क्या आंसर? 1875। चलिए आगे क्वेश्चन में अगर बता, अब ये क्या है, तो 1875 इसका आंसर हो गया। अब क्या है कि 15 जनवरी और 1875 ईस्वी, 1875 नहीं, 15 जनवरी 2025 को, ठीक है ना, कब? 2025 को इसका 150वां जो है वर्षगांठ मनाया गया। क्या चीज है? वर्षगांठ मनाया गया। इस वर्षगांठ के शुभ अवसर पे होता है ना, क्या चीज है? शुभ अवसर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, किन के द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? तो याद में रखना, मिशन मौसम। क्या चीज है? इनके द्वारा मिशन मौसम को लॉन्च किया गया। क्या? मिशन मौसम को लॉन्च किया। अरे काहे लॉन्च हुआ है? अरे भाई तुमको नहीं पता काहे लॉन्च हुआ? सुनो, काहे लॉन्च हुआ है? लॉन्च इसलिए हुआ है ताकि भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बना सके। किस लिए? तो ध्यान में रखना, किस लिए? तो याद में रखना, इसीलिए कि भारत को जलवायु, क्या चीज है? जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बना सके, इसी उद्देश्य के साथ जो है ये किया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे से हम आपको पूरी करंट अफेयर्स करवाएंगे, पूरी डिटेल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो आई होप ये चीजें ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन देखो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां पर तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल परीक्षण किया गया? समझ में आया? अभी देखो कि क्या है कि हमारा एक जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्यान में रखो यहां पे एकदम से एंटी टैंक गाइडेड एक मिसाइल है। ठीक है ना, यह एक मिसाइल है। इस मिसाइल का पहले नाम बता दीजिए, झूठे का इतना बता रहे हैं। अरे सुनो, इसका नाम क्या है? नाग मार्क। ठीक है ना, नाग मार्क सेकेंड। ठीक है, ये जो है इसका मिसाइल का नाम है। पता है ये क्या है? ये जो मिसाइल है ना, ये आपको क्या है तो टारगेट एंड फॉरगेट नीति पे ही आधारित है। ठीक है, ये क्या है तो टारगेट, ठीक है ना, मतलब टारगेट करो और भूल जाओ, टारगेट एंड फॉरगेट। ठीक है ना, ये इसका मिशन का उद्देश्य है। टारगेट एंड फॉरगेट कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज को अगर टारगेट कर रहे हो तो उसको भूल जाओ, उसका भेदन होना ही होना है। समझ में आया? और इसका जो सफल जो परीक्षण किया गया, अगर मैं पूछूं कि इसका सफल जो परीक्षण माय डियर किया गया वो राजस्थान से किया गया। कहां पे से? तो याद में रखना, इसका सफल परीक्षण राजस्थान से किया गया। ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान से ही नाग मार्क 2 जो किया। अब देखो यहां पे DRDO का आपने चर्चा देखा, DRDO। ठीक है, DRDO जो है ना भारत के रक्षा से संबंधित, याद में रखना, ये जो है आपके रक्षा मंत्रालय, ये जो है आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये काम करता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। रक्षा, तो यहाँ पे चीजें मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, किसके अंतर्गत काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन, क्या चीज है? रक्षा मंत्रालय
मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, यह भी चीजें ध्यान में रखना। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये जो आपके रक्षा से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको ये डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। और इसकी अगर मैं स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहां पे? नई दिल्ली में है। कभी कभी रेलवे में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां। और इसके अभी चेयरमैन की बात अगर करूं तो डॉक्टर समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। कौन है? तो याद में रखना डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देती हूं डॉक्टर, अरे बाप, समीर वी कामत, ठीक है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो मंत्रालय, ये क्या हो जाएगा? समीर वी कामत, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो आगे, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला का हिस्सा है। देखिए ये इसलिए चर्चा में है कि अभी हाल ही में, इसलिए कि अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जो है एक यूनिफॉर्म को बनाया गया जिसे हिम कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता? हिम कवच कहा जाता। यह भी चीजें ध्यान में रखना, हिम कवच यूनिफॉर्म कहा जाता। और ये सब क्या? सियाचिन जो ग्लेशियर है आपकी, जो आपकी सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, ठीक है ना, सियाचिन जो ग्लेशियर है, वहां पे जो रहने वाले जो जवान हैं, वहां पे रहने वाले जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उसके लिए ये क्या होगा? उसके लिए ये बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि हिम कवच जो है आपके -60 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है काम करेगा। कितना? यानी कि अगर वहां का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस भी है तो यह हिम कवच उनको क्या करेगी? सुरक्षा बनाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसलिए ये चर्चा में। अब कहने का मतलब यह है कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये है कहां पे? तो ध्यान में रखना, हमारे भारत का उत्तर में आपको पता है हिमालय है। तो हिमालय को भी हम बहुत तरीके से डिवीजन करते हैं। तो हमारा हिमालय का जो पहला जो पार्ट है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। लिखो हिमालय, ट्रांस हिमालय के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसके मैं पार्ट्स का वर्णन कर देती हूँ। ट्रांस हिमालय के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में, हाँ चलो ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले क्या हो जाता है? काराकोरम। क्या हो जाता है? काराकोरम श्रेणी। क्या चीज है? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद फिर हो जाता है आपका लद्दाख श्रेणी, फिर हो जाता है आपका जास्कर श्रेणी, और यही पार्ट जब तिब्बत वाले क्षेत्र में जाता तो कैलाश श्रेणी हो जाता। तो काराकोरम श्रेणी में ही आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। किसमें? काराकोरम। अब यहां से हम यहां पे कैसे, तो ये जो आपकी जो सियाचिन ग्लेशियर है बच्चा, जो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, सियाचिन जो ग्लेशियर है ये आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इसको जो है 1984 में एक ऑपरेशन आया था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है आप इसे अपने कब्जे में लिए। और भी कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अरे हाँ और भी चीजें हैं, ये भी चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको ये ध्यान में रखना कि सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे जो है ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा हिम बैटल ग्राउंड है। क्या है? हिम बैटल, ठीक है ना, बैटल ग्राउंड, ठीक है। ये भी चीजें ध्यान में रखना जो हमारे भारत के पास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम, ठीक है। तो यहीं पे जो सैनिक रहते हैं, यहां पे आपको पता होगा कि बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक रहते हैं। और ये हायर लैटिट्यूड पे है तो यहां पे काफी क्या होता है? ठंडा होता है, काफी ठंडा होता है। तो इसी बचने के लिए जो है डीआरडीओ के द्वारा एक हिम कवच यूनिफॉर्म को लॉन्च किया गया था, इसलिए अभी चर्चा में है तो मैंने आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की निम्नलिखित कथनों पे। ये देखो मध्य प्रदेश जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद युवा शक्ति अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे यानी कि 12 जनवरी 2025 को ये मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक 10वीं से 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें जो स्टूडेंट की उत्तीर्ण की जो परसेंटेज है उसे 100% करना उसका क्या है, लक्ष्य है। उसके बाद समाज के लिए सामाजिक पहल में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना मिशन के लक्ष्यों में से एक है। बिल्कुल दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट की अगर हम क्वेश्चंस की बात अगर करूं तो नेक्स्ट देखिए मिशन मौसम के बारे में। मैंने अभी पहले बताया मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित पे चर्चा करें। इसका उद्देश्य भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना। बिल्कुल सही है, मैंने अभी जस्ट बताया कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम को लॉन्च किया। बिल्कुल मैंने बताया आपको कि आईएमडी के बारे में मैंने बताया कि इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1900 में तो होवे नहीं किया, 1875 में हुई। कब हुई, 1875 ईस्वी में। तो इस बार जो है इसका क्या होगा, 150वां क्या होगा, जो है 150वां वर्षगांठ मनाया, यानी कि 150वां स्थापना दिवस बता सकते हैं। स्थापना 150वां स्थापना दिवस मनाया। और इस स्थापना दिवस के ही शुभ अवसर पर किनके द्वारा, महामहिम नहीं बोल सकते, महामहिम तो राष्ट्रपति को बोला जाता, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या चीज है, मिशन मौसम को लॉन्च किया गया। किसको, मिशन मौसम को लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत क्या था, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध और पवित्र पर्व जो भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। देखिएगा, भगवान अयप्पा याद में रखना, भगवान अयप्पा, ठीक है ना, भगवान अयप्पा। अच्छा ये बताइए, भगवान अयप्पा जो है से संबंधित जो है एक मंदिर है, ठीक है ना, भगवान अयप्पा से संबंधित एक मंदिर है जिसे आप सबरी वाला मंदिर कह सकते हैं। ठीक है ना, ये भगवान अयप्पा से संबंधित ये मंदिर है जो अवस्थित, जिसका अवस्था कहाँ पे, लोकेशन है आपका केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। भगवान अयप्पा को क्या माना जाता है, भगवान विष्णु और शिव का पुत्र माना जाता है। और इस उत्सव में भाग लेने के लिए लोगों को 45 दिन का कठोर उपवास करना पड़ता है, तब इस उत्सव में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू केरल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के तहत भारतीय सेना दिवस 2025 मनाया गया। यह थीम किससे संदर्भित करता है, तो भारत की रक्षा क्षमता और सैनिक की वीरता को करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिवस के दिन ये थीम के साथ मनाया गया। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो क्या है कि स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, जिसका फील्ड परीक्षण भारत द्वारा 14 जनवरी को सफलतापूर्वक किया गया। देखो हमारा जनवरी में बहुत सारी चीजें हुई थी। 14 जनवरी 2025 को एक जो है एंटी टैंक जो है गाइडेड मिसाइल है। क्या चीजें, गाइडेड एक आपकी क्या है, मिसाइल है, जो जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था नाग मार्क 2। जिसका नाम बच्चे क्या है, नाग मार्क 2। ठीक है ना, इसको किया गया। ठीक है, अब इसको, और ये किस उद्देश्य से इसे विकसित किया गया, तो टारगेट एंड फॉरगेट। समझ में आया, टारगेट, हमारा बिहार योद्धा चैनल जो है टारगेट एंड फॉरगेट पे काम करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप हमारा जो ये बिहार जो योद्धा जो चैनल है, ये अगर अभी टारगेट किया है किसको, बिहार एसआई को टारगेट किया है, तो बस
एक बार हमारे अनुसार आप तैयारी करिए, फिर काहे तैयारी करना, फिर सिलेक्शन मिल जाएगा। हमारे बिहार योद्धा के साथ तैयारी कीजिए और आपको सिलेक्शन लेके फिर तैयारी को भूल जाना है। तो हमारा जो बिहार योद्धा चैनल है, हमारी जो पूरी टीम है, ये क्या चीज है, टारगेट एंड फॉरगेट पे काम कर रही है। क्योंकि एक बार आप टारगेट करके हमारे साथ साथ आप तैयारी करिए, फिर भूल जाइए, क्योंकि आपका उसी बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि भारत कब तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? यहां पे देखो क्या है कि बाय व्हेन, जो देखो व्हेन इन इंडिया जो है ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थात हमारा देश जो है कब तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा? कहिया तक बताओ? अभी कैसे है देखो, वर्तमान का सिनेरियो देखो। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पांचवी क्या चीज है? पांचवी जो है आपका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। समझ में आया? किसको पछाड़ा है? अरे जो गुलाम बनाया ब्रिटेन को, किसे पछाड़ के? तो याद में रखना, ब्रिटेन को पछाड़ के आप पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बने। कहने का मतलब, अगर हम बात करें आपसे प्रथम नंबर पे, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो, अगर हम प्रथम की बात अगर करें तो प्रथम पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। सेकेंड की मैं अगर बात करूं तो सेकेंड में चीन है। थर्ड में अगर हम बात करूं तो थर्ड में कौन है? थर्ड में आपका जर्मनी है। चौथे में अगर बात करूं तो चौथे में आपका जापान है और पांचवें में हमारा भारत है। ठीक है, ये वर्तमान की सिनेरियो है। लेकिन बहुत जो लोग, बहुत इंस्टीट्यूट, बहुत संगठन, यह कहा जा रहा है कि 2026 तक भारत जो है जापान को पछाड़कर, क्या चीज है? जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बनेगा। चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बनेगा। जीडीपी वाला देश बन जाएगा। ठीक है ना देश। और दूसरी चीजें यह भी है, एक सर्च यह भी कहता है कि 2030 तक, कब? 2030 तक भारत, लक्ष्य यह भी है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया? बोलो हाँ। आया समझ में? बोलिए हाँ। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से बता रहे हैं तो समझ में तो आना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैराथन सेशन है, और आप जब रेगुलरली करंट अफेयर्स की सेशन करोगे तो ये रिवीजन में आपकी बहुत बड़ी सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो गया। चलो आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन देखो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? समझिएगा कि अगर मैं बात, धार्मिक चीजें का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करता है, समझिए। तो यहां पर देखिए, इस्कॉन, राधा मोहन जो मंदिर होता है ना, अगर मैं बात करूं कि राधा मोहन जो मंदिर होता है ना, राधा मोहन मंदिर, इन्हीं को बोला जाता है इस्कॉन मंदिर। इसी को बोला जाता है इस्कॉन टेम्पल। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? इस्कॉन टेम्पल। अभी इसी का जो है उद्घाटन किया गया। इसी का भी उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो ध्यान में रखना, जनवरी 2025 को किया गया। किनके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अच्छा, तो कहाँ पे? अरे नवी मुंबई वाला जो क्षेत्र है, कहाँ पे? नवी मुंबई वाला जो क्षेत्र है वही। और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर हो जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है,
अब यहां से 2-3 पॉइंट सीख लो। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर की मैं अगर बात करूं तो आपका कर्नाटक में है इस्कॉन मंदिर, जो है भारत का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर। सबसे बड़े अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व का सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा विश्व का, एक मिनट, तो अगर आ जाए आपसे कि विश्व का सबसे, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर की मैं बात करूं, सबसे बड़ा अगर हिंदू मंदिर की मैं बात करूं तो ध्यान में रखना कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपको एकदम से ध्यान में रखना, अंकोर वाट मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट मंदिर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा सेकेंड सबसे बड़ा कौन है, तो ध्यान में रखना अक्षरधाम मंदिर है। कौन सा? अक्षरधाम मंदिर है जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और ये जो है आपका न्यू जर्सी में बना है। कहां पे? न्यू जर्सी में बना है, यानी कि अमेरिका में। और ये जो इस्कॉन मंदिर है ना, यहाँ साहब बोला जा रहा है कि ये जो मंदिर है यहाँ पे अध्यात्म और ज्ञान का संगम वाला ये मंदिर बना है, जिसके उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है आपको क्या चीजें, यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन आइए, यहाँ पे आगे देखो कि है गाजा में युद्ध विराम के बारे में, समझौते के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। देखो गाजा से संबंध, एक बार इस स्टेटमेंट को पूरा देखिएगा, हम एक बार चाय पी लेते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक बार बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो गाजा में युद्ध विराम के बारे में जो है निम्नलिखित चीजें पे विचार करना है। एक मिनट पी, तो यहां पे देखो इजराइल और हमास, देखो गाजा, और देखो एक बात ध्यान में रखना, फिलीपींस और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें बहुत सारे इजराइल के बहुत सारे लोगों को फिलीपींस के द्वारा क्या चीजें, फिलीपींस नहीं फिलिस्तीन, सॉरी फिलिस्तीन, फिलीपींस नहीं फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें से कि फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों को इजराइल ने बंधक बनाया था और इजराइल के बहुत सारे लोगों को फिलिस्तीन ने बंधक बनाया था। तो अब उसको धीरे धीरे छोड़ने का एक समझौता किया गया, यानी शांति समझौता पे बात हुई थी। तो इजराइल और हमास ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के बारे में एक समझौता किया। बिल्कुल सही है, यह समझौता 19 जनवरी 2025 को शुरू होगा, 42 दिन की अवधि तक यह जारी होगा। और पहली बार जो है जो भी गाजा युद्ध में जो भी बंधकों को बंधक बनाया गया था उसे छोड़ा भी गया है। बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में भी हैं, तो इसीलिए इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, अर्थात जो है इजराइल वाला ये जो मामला हुआ था। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखो। फ्लेमिंगो महोत्सव 18 जनवरी को जो है मनाया गया। 18 जनवरी में किस जिले में शुरू हुई है? देखिए सबसे पहले क्या है कि 18 जनवरी को 18 जनवरी 2025 को एक उत्सव मनाया गया, जिसे हम लोग फ्लेमिंगो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंगो उत्सव के नाम से जानते हैं, फ्लेमिंगो उत्सव के नाम से। और ये जो है आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में जो है मनाया गया। यह भी चीजें ध्यान में रखना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर तिरुपति। यहां पे आगे देखो, असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इन्हें जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो है इन्हें क्या बनाया गया? तो महानिदेशक बनाया गया। अभी ये डीजी बने हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। नैवासा झील किस देश में स्थित है? नैवासा झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। चलिए देखिए, अब देखो इस प्रकार से जो झील होते हैं ना, जो चर्चा में झील होती है, वो ज्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो अभी क्या है कि ये जो नेवासा झील है, नेवासा ही है ना, हाँ, नेवासा जो झील है आपका, इसमें जो है जलकुंभी, याद में रखना, जलकुंभी का जो है प्रकोप क्या हुआ है, बढ़ गया है। जलकुंभी का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ के जो मछली है, मछली की जनसंख्या में गिरावट आई है। मछली की जनसंख्या में गिरावट आई, तो वहां पे जो मछुआरे हैं, वहां पे जो मछुआरा है, उनके जीवन यापन में परेशानी हो रही है, जीवन यापन में परेशानी, इसीलिए जो है ये नेवासा झील चर्चा में है। और ये है कहां पे भाई साहब, तो ये केन्या में है। कहां पे है, केन्या में है। ये भी चीजें ध्यान में रखना, यानी केन्या ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए केन्या, तो केन्या ध्यान में रखना, केन्या की राजधानी नैरोबी होता है। क्या होती है, नैरोबी। यहां की अगर हम मुद्रा की बात अगर करें, तो यहां की मुद्रा जो है नायरा, यहां की मुद्रा है, और यह एक अफ्रीकन देश है। ये क्या है, तो यह एक अफ्रीकन देश है। ये भी चीजें ध्यान में रखना, तो इसका आंसर केन्या हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। वैश्विक स्तर पे एक रिपोर्ट जारी हुआ है, ये भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताओ कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, ये देखो ILO के द्वारा जारी हुआ। किसके द्वारा, ILO। सुनिएगा, ILO की मैं बात करूं तो यह एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। देखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तो इसकी अगर स्थापना की बात अगर करूं ना, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई है जनवरी 1919 में। ठीक है, जनवरी 1919 में। और इसका अगर हेड क्वार्टर की बात अगर करूं, तो इसका भी हेड क्वार्टर जिनेवा। देखो इस टाइप से ये दरोगा मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया है, स्टैटिक्स से संबंधित जो है यहाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड में हुई है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। चलो, यहां पे सिर्फ 1919 एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। ठीक है, तो स्थापना 19 जिनेवा स्विट्जरलैंड में ILO। अब देखो इसी के द्वारा जो है ये किसके लिए काम करता है, तो ध्यान में रखना, ये मजदूरों के अधिकार के लिए ये काम करता है। ठीक है ना, के लिए क्या करता है, तो काम करता है। ये भी चीजें ध्यान में रखना, मजदूरों के अधिकार के लिए काम करता है। और अभी इसी के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है। क्या रिपोर्ट जारी किया गया है, तो याद में रखना है वैश्विक रोजगार, याद में रखना वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जारी हुआ है ILO के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं बोली थी कि हर 10 क्वेश्चंस में एक आंसर आपको देना है, बट मुझे को याद नहीं रहा। तो ठीक है, यहाँ पे याद आपको ये क्वेश्चंस बताना है कि हाल ही में, और कैसे क्वेश्चंस में बताना है कि 35 का उसके बाद आंसर देना है, तब भी तो हम जब समझ में आएगा ना। तो कमेंट बॉक्स हम चेक करेंगे, तभी समझ में आएगा कि हाँ मेरा एफर्ट या हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी सहयोग कर रहा है। नहीं तो यूं ही तो समझ रहे हैं ना। हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में आपको क्वेश्चन। अच्छा, कुछ और भी बता देते हैं। देखो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आइए जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो भारत की
भारत की प्रथम, एकदम से चीजें ध्यान में रखना, प्रथम जनजातीय समुदाय से संबंधित महिला राष्ट्रपति है। क्या है ये? महिला राष्ट्रपति है। अच्छा, कभी कभी देखो क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है कि या क्या ये कहीं के राज्यपाल भी रह चुकी थी कि डायरेक्ट बन गई राष्ट्रपति? तो सुनो, ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये राज्यपाल भी रही है। कहाँ की? तो झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की। अच्छा, ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो इनका जो जनजाति है ना, वो संस्थाल जनजाति है। कौन सी? संस्थाल जनजाति है। और मैं आपको बता दूं कि इनका कहां से ये संबंधित है, तो याद में रखना, मयूरभंज से संबंधित है, जो उड़ीसा में पड़ता है। कहां पे पड़ता? उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित है, जो अभी आपके देश की राष्ट्रपति रही हैं। ये संस्थाल जनजाति से संबंधित है, जो द्रौपदी मुर्मू का नाम आपको एकदम से चीजें ध्यान में रखना। इनकी स्ट्रगल की कहानी कभी पढ़ना और फिर डिमोटिवेट होना, डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट होना है। समझ में आया? जनजाति समुदाय, भाई साहब आज भी जनजाति लोग डेवलप नहीं है, और उस समुदाय से संबंधित हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और भारत के महामहिम बनी हुई हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, वो बनी हुई है। इनसे मोटिवेट लो, ठीक है? ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन देखिए, खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? देखिएगा, खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता? सबसे पहले देखो कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा खो खो विश्व कप 2025, ठीक है ना? इसके बारे में चीजें याद में रखना, स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। मैं यहां पे स्टार लगा देती हूं, ठीक है? यहां से क्वेश्चंस आएंगे, हर हाल में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? चलिए, तो यहां पे खो खो हो गया। अच्छा, इसका आयोजन जो था ना, वो कब से कब तक इसका आयोजन था? तो देखो 13 जनवरी से, ध्यान में रखना, 13 से लेके 19 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? तो इंदिरा गांधी, कहां पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है, वहीं पे किया गया, ठीक है ना? दूसरी चीज है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद मैं अगर बात बताऊं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर की मैं बात करूं, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो याद में रखना, ये सलमान खान जी थे। कौन थे? सलमान खान इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीजें मैं अगर बात बताऊं कि इसमें संस्करण, अगर मैं पूछूं इसका कि संस्करण कौन सा था बाबू, तो इसका प्रथम संस्करण ही था। इसका क्या था? तो इसके प्रथम संस्करण ही थे। यह भी चीजें ध्यान में रखना। और प्रथम संस्करण की मेजबानी की मैं अगर बात करूं, तो इसकी मेजबानी इंडिया के द्वारा ही किया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा ही इसकी मेजबानी की गई। और इसमें सफलता भी किसने जीता? भारत। किसको हरा के? तो याद में रखना, नेपाल। इसमें नेपाल को हराया और खिताब अपने नाम किया। ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो खो खो विश्व कप चैंपियनशिप 2025 के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन हमने दिया, ठीक है? तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करूं नेपाल के बारे में कुछ जान लो भाई। नेपाल भी आपका एक क्या है? तो पड़ोसी देश है। नेपाल भी आपका एक क्या है? पड़ोसी देश है। ये जो है आपके साथ 1751 मीटर बॉर्डर साझा करता है। 1751 मीटर होगा, किलोमीटर होगा। 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमा साझा, ठीक है ना? सीमा साझा करता है और आपने अपने ही पड़ोसी देश को हरा के खो खो विश्व कप 2025 की खिताब को अपने नाम किया है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन देखो। आगे, हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज को अंतरिक्ष पे उगाए हैं? रिसेंटली इसरो ग्रो सीड्स ऑफ विच प्लांट इन स्पेस। कहने का मतलब क्या है कि इसरो ने अभी हाल ही में कौन से प्लांट को जो है अंतरिक्ष में उगाने का काम किया? तो वो हो जाएगा आपका लोबिया। कौन हो जाएगा? लोबिया। समझो यहां पे
इसरो की मैं बात करूं, इसरो जो हमारा एक स्पेस एजेंसी, देखो बहुत सारे को ये भी नहीं पता कि कहाँ का कौन स्पेस एजेंसी है। जैसे कि देखो, अगर मैं भारत की बात अगर करूं तो भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसे हम लोग इसरो कहते हैं। वहीं पे अगर हम अमेरिका की बातें अगर करते हैं, अमेरिका की, तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। क्या है? नासा है। वहीं पे अब मान लिया जाए कि मैं अब यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी, यूरोपीय जो आपके देश है, यूरोपीय संघ जो है उसके अगर स्पेस ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ये सब देश अपना अपना एक स्पेस एजेंसी भी रखते हैं। जैसे कि अगर हम एलन मस्क की बात अगर करते हैं, एलन मस्क एक निजी व्यक्ति है लेकिन इसने अपना स्पेस एजेंसी बना रखा है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेस एक्स। जिसे क्या बोलते हैं? स्पेस एक्स। उसी तरीका से सबका, तो हमारे अभी इसरो के द्वारा जो है अभी हाल ही में लोबिया नामक एक जो है पौधे जो का डेवलप किया गया, कहाँ पे? अंतरिक्ष पे। ये भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसरो की मैं अगर बात करूं, मैंने अभी बताया कि 100वां मिशन, बताओ 100वां मिशन की मैं अगर बात करूं, 100वां मिशन की लॉन्चिंग जो है डेट दी गई है जनवरी 2025 में। इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएला क्या है? तो नाम देखो, NBS-02, ठीक है ना, ये मिशन है। अच्छा, इसमें जो रॉकेट, भाई साहब इसको उड़ाएगा कौन? रॉकेट। इसमें रॉकेट जो होगा GSLV MK2 रॉकेट का यूज होगा। ये भी चीजें ध्यान में रखना। ये जो है इसरो का 100वां मिशन है। और इस टाइम हमारे जो इसरो के जो चेयरमैन होंगे, वो कौन होंगे? तो याद में रखना, डॉक्टर वी नारायणन जो है चेयरमैन है। ये भी चीजें ध्यान, समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? इसरो के जो है क्रॉप्स उद्योग का जो है आपको पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो सूर्य ग्रहण का अवलोकन ना बवाना, अंतरिक्ष में मौसम का अध्ययन ना बवाना, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करना। इसी के लिए इसरो ने अभी हाल ही में क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य मतलब कि मिशन को देख रहा है। ठीक है, जिसके लिए क्या है कि सूक्ष्म, जैसे पृथ्वी पे तो गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो कोई चीजें ऊपर से नीचे गिर जाती है, ये बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ जाती है। उसी तरीका से कि जहां पे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल हो, वहां पे पौधे को कैसे उपजाया जा सकता है, पौधे को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसी के लिए उसने वो जो है क्रॉप्स मिशन को लेके काम कर रही है। आगे क्वेश्चन देखो, भारत के 3 प्रमुख उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय हर साल कब अपना राज्य दिवस मनाता है? अभी देखिए कुछ ही दिन पहले देखिएगा 21 जनवरी 2025 को, 21 जनवरी 2025 को कौन सा दे? पूर्वोत्तर भारत का 3 राज्य है जिसका नाम है, एक का नाम है मणिपुर, दूसरा का नाम है त्रिपुरा और तीसरा का नाम है मेघालय। तीसरा का नाम क्या है? मेघालय। ये 3 राज्य अपना जो है 53वां, ये भी कभी कभी पूछेगा, 53वां जो है स्थापना दिवस मनाया, 53वां स्थापना दिवस मनाया। यह भी चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें जो है स्थापना दिवस मनाया, तो इसमें जो है इसका स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना सबका जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 21 जनवरी 1972 ईस्वी को ये सब अपना स्थापना किया था। ये भी चीजें ध्यान में रखना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। तो अभी हाल ही में 21 जनवरी को ये लोग अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट देखो, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो अभी जस्ट बताए ना, 1972 ईस्वी को। कब दिया गया? 1972 ईस्वी को। भाई साहब एक और स्टैटिक यहाँ पे लिखो, मेघालय। क्या नाम है यहाँ पे? मेघालय, ठीक है। मेघालय याद में रखना। ये क्या है? तो याद में रखना, 7 सिस्टर्स का भी भाग है, का भी क्या है? भाग है, एक राज्य है। ये भी चीज है। ये आपके पूर्वोत्तर भारत ना,
क्या चीज है? पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित एक राज्य है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात अगर करूं तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, आप देखो मेघालय के बारे में स्टैटिक देखो। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना, जिसका एक का नाम है गारो, दूसरा का नाम है खासी और तीसरा का नाम है जयंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और गारो, खासी, जयंतिया, ये जो खासी जो आपकी जो जयंतिया है, ये जो खासी जो पहाड़ी है, ये जो खासी जो आपकी पहाड़ियां है, यह पे अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होती है? आपकी अत्यधिक वर्षा होती है। और यहीं पे आपका जगह है जिसका नाम है मसीनराम। मसीनराम यहीं पे उपस्थित है जहां पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक क्या होती है बाबू साहब? तो वर्षा होती है। ये भी चीजें ध्यान रखना। तो इसका आंसर 1972 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखो, नाइजीरिया को ब्रिक्स का पार्टनर सदस्य बनने की घोषणा जो है किया गया। नाइजीरिया एक देश है, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये एक। ये भी चीजें ध्यान में रखना, समझो। ब्रिक्स के बारे में मैं आज बढ़िया से आपको बता दे रहा हूं। ऐसे अगर देख लेते हैं, इसमें अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको एक नया स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो इसमें बताते हैं, चलिए भाई साहब तुम जाओ रेड वाला। चलिए यहां पे देखो, सबसे पहले देखो क्या है कि ब्रिक्स, सबसे पहले देखिएगा BRIC, सबसे पहले ब्रिक की जो है ये किसकी, ये जो है ब्रिक के बारे में, ये किसके दिमाग की उपज थी? दिमाग की उपज एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, याद में एकदम से रखना। एक ब्रिटिश जो है आपके अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम था जिम ओनील। ठीक है ना, ये कौन थे? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहली बार यह कहा गया था कि भारत, चीन, ब्राजील और रसिया, ये चारों देश मिलकर आपस में एक संगठन बनाए जिसका नाम ब्रिक होगा। ये दिमाग की किसकी उपस्थित? जिम ओनील की उपस्थिति। बाद में औपचारिक, याद में रखना, ये सभी देश इसका जो है औपचारिक, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इसका औपचारिक अगर मैं गठन की अगर मैं बात करूं तो इसका औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ। 2006 में इसका क्या हुआ था बाबू? तो औपचारिक गठन किया गया। उसके बाद इसकी पहली बैठक, एकदम से चीजें ध्यान में रखना, इसकी पहली बैठक 2009 में करवाई गई थी, जो कहां हुई थी? तो रूस में। सबसे पहली बैठक किसका कहां हुई थी? रूस में। किसकी? ब्रिक्स की। और उसके बाद सबसे पहला जो इसमें याद में रखना, सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिक में शामिल अगर पहला देश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला देश था इसका साउथ अफ्रीका। कौन सा था? तो एकदम से चीजें ध्यान में रखना, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में। 2010 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में बोला हाँ भाई हम भी सदस्य बनेंगे। तभी से जाके BRI6 से नाम चेंज होके BRICS हो गया। यानी कि B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये सारी चीजें चलती गई। उसके बाद आपको ध्यान में रखना, ब्रिक्स की 15वीं यानी कि इसका 15वां जो बैठक हुआ, इसका 15वां बैठक हुआ जोहान्सबर्ग में। कहां पे हुआ? इसका 15वां बैठक जो है जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहां पड़ता? ये पड़ता आपका साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहां पड़ता? साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक हुई जोहान्सबर्ग में। 15वां बैठक जोहान्सबर्ग में कब हुई थी? तो 2024 में। ठीक है, 2023 में ही शायद हो गई थी। ठीक है, 15वां बैठक। तो 15वां जब बैठक इसकी जोहान्सबर्ग में हुई थी तो वो कहां पे हुई? ये 15वां बैठक कहां पे हुई? तो जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? तो याद में रखना, ये बैठक हुई थी आपकी 2023 में। कब हुई थी? 2023 में। और इसी बैठक में जो है ध्यान में रखना कि
1 जनवरी 2024 से इसमें ब्रिक्स में 4 और अस्थाई देश को शामिल किया गया। 4 और अस्थाई देश को शामिल किया गया, देश जो है इसमें शामिल हुए। तो फिर पूछिएगा कि वो 4 अस्थाई देश कौन कौन से थे, ये बता दीजिए। तो 4 जब इसमें अस्थाई देश जो शामिल हुए थे वो आपको एकदम से चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखना, एक का नाम है मिस्र, दूसरा का नाम है यूएई, तीसरा का नाम है आपका ईरान, ठीक है ना, मिस्र, यूएई, ईरान, और एक का नाम है इथोपिया। ये जो है 4 अस्थाई सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 से इसमें शामिल हुआ, ठीक है। उसके बाद भाई साहब 16वां इसकी बैठक हुई थी। 16वां जो बैठक हुई वो हुई कजान शहर में। कजान पड़ता है आपका रूस में। कजान शहर में इसकी बैठक हुई रूस में, जो कि 2024 में ये बैठक हुई। ये कब हुई? 2024 में। इस बैठक में ऐसा बताया जा रहा था कि इंडोनेशिया इसमें शामिल होगा। तो ध्यान में रखना, तो इसी बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से इंडोनेशिया ब्रिक्स का, ठीक है ना, ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया। 10वां अस्थाई सदस्य बना। यह भी चीजें ध्यान में रखना। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स में टोटल अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो 10 हैं। कितने? इंडोनेशिया, ठीक है। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन बाद, याद में रखना, ये 16वां बैठक होगी। ब्रिक्स की 17वां बैठक कहां पे होने वाला है? तो ध्यान में रखना, रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। रियो डी जेनेरियो, पूछिएगा रियो डी जेनेरियो कहां है? तो ये पड़ता आपका ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में। कब होगा ऐसा? जुलाई 2025 में होने वाला है। तो अगर अस्थाई सदस्य अभी अगर ब्रिक्स का पूछा जाए कि ब्रिक्स में अभी कुल, अगर मैं पूछूं कि कुल सदस्य कितने हैं, तो ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हैं वर्तमान में। लेकिन बहुत सारे जो ब्रिक्स में होते हैं ना, सहभागी देश बनते हैं, यानी कि सहभागी पार्टनर देश बनते हैं। तो उसमें अभी नाइजीरिया आया है सहभागी, यानी कि नाइजीरिया जो है अस्थाई सदस्य नहीं है, यह सहभागी कंट्री है। यह सहभागी यानी कि सहायता के रूप में यह शामिल हुआ है, नवा सदस्य के रूप में। याद में रखना एकदम से चीजें, एकदम से कि आपका जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो है अभी नामा जो है भागीदारी, यानी भागीदारी देश, हाँ इसको ऐसे ही लिखा था, भागीदारी देश कौन बना? तो नाइजीरिया बना है। कौन बना? नाइजीरिया, ठीक है। कौन बना है? नाइजीरिया बना है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। तो ब्रिक्स का नवा भागीदारी सदस्य देश कौन बना? तो नाइजीरिया बना। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। नाइजीरिया, अच्छा नाइजीरिया कहाँ है? तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। ये आपके वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका में संबंधित यह एक देश है जो नाइजीरिया, जो ब्रिक्स का भी जो है सहायक भागीदार देश के रूप में अभी आया है। और ये नवा भागीदार देश है, ये अस्थाई नहीं है। और लेकिन अस्थाई देश की अगर हम बात करें, अस्थाई देश अगर ब्रिक्स में पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 10 देश उसके अस्थाई सदस्य हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मेजबानी 2025 जो वार्षिक जो सम्मेलन होगी, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। और आपको रोटेशन के आधार पे सभी देश इसकी मेजबानी करते रहता है। यह भी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। तो आई होप ये सारी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये सब चीजें मैंने बताया। और अभी
लगभग जो भी जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मैंने करवाने का आपको प्रयास किया। आप लोग जो है अगर इसको प्यार और दुलार दीजिएगा तो हम लोग रेगुलरली बेसिस पे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक की क्लासेस करेंगे। प्लीज अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और ध्यान में रखना कि 4 फरवरी 2025 से हम लोग मिशन राजगीर यानी कि मिशन राजगीर सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको राजगीर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूं कि जो बिगिनर स्टूडेंट होंगे उसको भी ये हम लोगों की क्लासेस समझ में आएगी। मेरी पूरी इच्छा रहेगी कि हमारी ये सेशन आपको समझ में आया। तो प्लीज आप लोग ध्यान में रखना कि 4 फरवरी 2025 से जो है रेगुलरली बेसिस पे बिहार दरोगा का संपूर्ण सिलेबस को फ्री पढ़ाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, यानी बिहार योद्धा जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसी पे आपको करवाई जाएगी। तो प्लीज सभी लोग लाइव आइएगा, लाइव क्लासेस होगी, लाइव में आपके डाउट्स को लिए जाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे और बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, साथ मिलके करेंगे, ठीक है ना। आपकी तैयारी को एक नई रास्ता, एक नया डायरेक्शन, एक नई धार देंगे। लिमिट टाइम में मैक्सिमम कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर। और जाने से पहले एक जो है काफी मोटिवेशनल लाइन है, आप एक बार पढ़ लीजिए। यार देखो, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं ना, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। अगर आप सच में वर्दी की ख्वाहिश है, अगर आप सच में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, मैं यहां पे एक लाइन आपको बताना चाहती हूं कि गरीबी में तुम्हारा जन्म हुआ ये तुम्हारा कसूर नहीं है, कि गरीबी में अगर मेरा जन्म हो तो ये मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत जाए ये पूरी तरीका से मेरा कसूर है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने माँ बाप का बुढ़ापा अच्छे तरीका से बिताएं, ठीक है, तो आपको अपनी एक्सक्यूजेस को दूर करना है कि हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। भाई साहब, आप जिस दिन ठान लोगे उस दिन आपको रास्ता भी मिल जाएगी और रास्ता दिखाने वाला आपको पार्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं उसे वो सिर्फ और सिर्फ बहाना खोजते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ बहाना है कि हमें अच्छा जो है डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हम कहां से तैयारी करेंगे सब, तो चलो छोड़ो, कल करे सो आज कर, ठीक है। आज से यानी 4 फरवरी से हमारे साथ शुरुआत करिए। बिगिनर स्टूडेंट भी जो है वो भी साथ में मिलके हम लोग तैयारी करेंगे और पूरे सिलेबस को बहुत ही लिमिट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, थैंक यू।